Hello everyone, welcome back to our channel. I am Jadhan sir and today we are going to study Delhi Sultanate. तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें, पास का बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी आपसे लेक्चर मिस ना हो और कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स से दिल्ली सल्तनत के बारे में। कंप्लीट वन शॉट रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस जो लेक्चर पे, इस क्लास पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, इसमें जो 5 राज्य थे, ठीक है, 5 साम्राज्य थे। वो कौन कौन से थे? स्लेव डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो टोटल 5 जो डायनेस्टीज थी वो थी इसमें दिल्ली सल्तनत में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि लॉन्गेस्ट जो रूल है वो कौन सी डायनेस्टी का है? तो राइट आंसर रहेगा आपका तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। और सबसे कम जो शासन किया है दिल्ली सल्तनत के अंदर वो है खिलजी डायनेस्टी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है। अब आगे हम वन बाय वन पढ़ेंगे सभी डायनेस्टीज़ के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले देखिए स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे हम। स्लेव डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं, उसका इम्पोर्टेंट जो शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेके 1212 तक उसका जो है शासन रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो पहला सुल्तान नहीं था, उसने जो टाइटल है सिपा सलार का लिया था, यानी कि कमांडर जनरल का टाइटल लिया था। और मैं आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शा भी कहा जाता था। ये नाम उसको इसीलिए दिया था क्योंकि वो फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का और दिल्ली सल्तनत का, और साथ में वो बहुत ही डोनेट करता था, ठीक है। वो लिबरल डोनर था जिसने इनिशिएटिव लिया था कि वो डोनेट करेगा गरीब लोगों को और हेल्प करेगा उनकी इकोनॉमिकली, ठीक है। तो ये था स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट जो रूलर था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बारे में अब हम आगे देखेंगे आगे क्या क्या है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम सेकंड का टाइटल और कुरान खां का टाइटल उसने खुद दिया था, ठीक है। हातिम सेकंड और कुरान खां का टाइटल कुतुबुद्दीन ने खुद को दिया था। कंस्ट्रक्शंस की बात करें इसमें तो इम्पोर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन थी वो थी कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू की, जो कुतुब मीनार के पास ही है। और यहाँ पे एक जैन टेम्पल था पहले इस जगह, और एक 2.5 दिन का झोंपड़ा आपको अजमेर में मिलेगा, ठीक है। फेयर ऑफ 2 तो आगे देखिए अभी आगे क्या क्या था। तो आगे यहाँ पे देखिए कुतुब मीनार की फाउंडेशन भी ऐबक ने ही रखी थी। किसकी फाउंडेशन? कुतुब मीनार की फाउंडेशन ऐबक ने ही रखी थी। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश जो है वो कंप्लीट करते हैं 4th फ्लोर, जिसका नाम रखा जाता है विजय स्तंभ, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक जो है वो फाइनली 5th जो है कंप्लीट करते हैं। और सिकंदर लोदी जो है यहाँ पे वो रिपेयर करते हैं कुतुब मीनार को। और यहाँ पे देखिए जो ऐबक की डेथ जो होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ होती है वो लाहौर में होती है जब वो पोलो खेल रहे होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास आराम शाह। आराम शाह ने 1210 से लेकर 1211 यानी कि 1 साल का राज्य किया है। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली कहा जाता है। उसने ऑर्गेनाइज किया था दल चालीसा को, जिसको तुर्कान चंगेज़ी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दल चालीसा को एंड किया है बालबन ने। किसने दल चालीसा को एंड किया है? बालबन ने। और उसने इंट्रोड्यूस किया है बालबन ने इक्ता सिस्टम, ठीक है, जो पार्ट ऑफ लैंड भी होता है। अब देखिए चंगेज़ खान की भी यहाँ पे एंट्री दिखाई गई है। चंगेज़ खान मंगोलियन था, सबको पता है। वो खाली दिल्ली पे आता है, ना कि दिल्ली पे अटैक नहीं करता, दिल्ली पे आता है खाली, अटैक नहीं करता है। और इल्तुतमिश जो है उसको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली थी खलीफा ऑफ बगदाद से 1929 में, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि यही जो है रियल सुल्तान है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इल्तुतमिश को रियल सुल्तान कहा जाता है। अब देखिए जो कॉपर के कॉइन जो है और सिल्वर के जो कॉइन इन्होंने इशू किए थे, सिल्वर के कॉइन का नाम रखा था टांका और कॉपर के कॉइन का नाम रखा था जिटल। अरबिक जो स्क्रिप्ट है ये कॉइन्स पे हुआ करती थी, और इसको एबोलिश किया था औरंगज़ेब ने, क्योंकि वो ऐसा मानता था कि ये डिसरेस्पेक्ट है कुरान की कॉइन्स पे, ये जो है अरबिक स्क्रिप्ट, ठीक है। और देखिए आफ्टर विक्ट्री ओवर ग्वालियर, ग्वालियर जीतने के बाद जो है इल्तुतमिश क्या करता है, अपॉइंट करता है राजिया को। राजिया उसकी बेटी थी, सक्सेसर के तौर पे, कि तो अब राजिया को ये है रानी बना देते हैं, ठीक है। तो ही वॉज द मोस्ट जस्टिफिकेबल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो बहुत ही जिसको इंसाफमंद जो रूलर कहा जाता था दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि उसने फिक्स चेन बनाई थी जस्टिस की, बैंक्स ऑफ यमुना से लेके दिल्ली तक। अब देखिए
रुकनुद्दीन फिरोज़ आते हैं कुछ महीनों के लिए। उसके बाद आती है रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना पहली जो महिला रही हैं और शासक रही हैं दिल्ली सुल्तनत की, ठीक है, वोमेन शासक रही है। उसके बाद देखिए इनका जो पूरा टर्म है वो 3 साल 6 महीने 6 दिन का रहा है। इन्होंने वेल सिस्टम को एंड किया। उसके बाद इन्होंने अपॉइंट किया नॉन तुर्क को अपने हायर पोस्ट्स पे, और इनकी डेथ हुई थी हरियाणा में, ठीक है, कैथल ने और बहराम शाह ने इनको जो है कत्ल किया था। उसके बाद आता है बहराम शाह, जो कत्ल करेगा उसके बाद तो वही आएगा, है नहीं। तो बहराम शाह देखिए 1240 से 42 2 साल इसका भी जो है रूल रहा है। और इसके रूल में क्या है, मंगोल इन्वेड करते हैं इंडिया को, पहली बार मंगोल का अटैक होता है। और उन किसके लीडरशिप के अंडर करते हैं, ताहिर बहादुर के लीडरशिप के अंडर मंगोल अटैक करते हैं इंडिया में। उसके बाद देखिए आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, मतलब 42 से 46 के बीच में। फिर उसके बाद देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद आता है 1246 से 60 के बीच में। इसको आइडल सुल्तान कहा जाता है। नसरुद्दीन मोहम्मद को आइडल सुल्तान कहा जाता है। वज़ीर प्लस नाइब मुल्क जो था बालबन था, ठीक है, मेंबर ऑफ दल चलीसा का। अब इसके बाद आता है बालबन। बालबन ने यहाँ पे साजिश करके फिर आता है बालबन। तो बालबन जो है दल चलीसा को ख़त्म करता है। किसको ख़त्म करता है, दल चलीसा को बालबन ख़त्म करता है। और इसके ऑफिस को कहा जाता था नियामत ए खदाई, ठीक है, जिसको कहा, वो अपने आप को सुल्तान और ज़िले इलाही भी कहता था, ठीक है, मतलब जो अपने आप को मतलब खुदा भी मानता था, ठीक है। और उसने इंट्रोड्यूस क्या किया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी बालबन ने इंट्रोड्यूस की थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, कंप्लीट डिस्ट्रॉय पॉलिसी रही है ये, ठीक है। और इसने सेलिब्रेट किया नवरोज़ अपने कोर्ट में, और ये साइदा और पायबोस को भी फॉलो करता था, मतलब सलाम और मुंह से पैर छूना। सोचो कैसा रूलर था ये। और अमीर खुसरो जो है इसी के दौरान, इसी के मतलब दिल्ली सुल्तान के टाइम और बालबन के टाइम में ही आए थे यहाँ पे इसके राइन में, ठीक है। उसके बाद देखिए अमीर खुसरो जो है इता यूपी से थे। उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था मोहम्मद के अंडर, जो एल्डेस्ट सन था बालबन का। और कोर्ट की जो उनकी पोर्टी थी उसको कहा जाता था टोटाए हिंद, ठीक है। और वो इन्वेंटर थे तबला के, सितार के और कव्वाल के। उसके बाद देखिए बुक्स जो उन्होंने लिखी थी वो थी लैला मजनू, ठीक है, खजियान उल फतवा या फिर तारीख अलाई। इट गिव्स इन्फो, यह हमें इंफॉर्मेशन देती है मिलिट्री मार्च जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके बारे में। ये बुक्स किसने लिखी थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी। और तुगलक नामा जो है, जो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा था। और इनकी डेथ क्यों हुई है, इनकी मौत सदमे के वजह से हुई है, ट्रॉमा के वजह से हुई है। अब देखो एक और रूलर आता है कायकोबाद। कायकोबाद का जो है 4 साल रूल रहता है, लेकिन कुछ खास उपलब्धियां इन्होंने नहीं की है। फिर कुमेर आता है, वो जो लास्ट जो रूलर रहता है स्लेव डायनेस्टी का। तो यहाँ तक हमारी स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। अब आते हैं खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो थे फाउंडर किसके, खिलजी डायनेस्टी के। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी आता है अपने वो जलालुद्दीन खिलजी को मार के 1296 से लेके 1360 तक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था, वो नीप्यू था और सन इन लॉ था जलालुद्दीन खिलजी का, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मारता है और सक्सीड करता है राजगद्दी ले लेता है, किसको, जलालुद्दीन खिलजी को मार के। और ये फर्स्ट तुर्किश सुल्तान था दिल्ली का जिसने सेपरेट किया था रिलीजन को, मतलब धर्म को जिसने अलग रखा था पॉलिटिक्स से, ठीक है। और मतलब वो मानता था कि सियासत अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है, ठीक है। और उसने प्रोक्लेम किया था किंगशिप्स नोज नो किंगशिप। इसका मतलब वो ये होता है कि जस्टिस मतलब इंसाफ के टाइम पे कोई बहन नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, ठीक है। जज है और मतलब जो किंग है, जो राजा है, जो बादशाह है, वो एक ही नज़र से देखेगा सबको। और अलाउद्दीन के इम्पीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद देखिए, उसने गुजरात पे अटैक किया, उसने कंट्रोल लिया पूरे, ठीक है, अनदर कंट्री का रीजन का बाय फोर्स, मतलब फोर्स से वो अटैक करता था और वो हड़प लेता था। फिर रणथंभौर में भी उसने मेवाड़ में 1303 में जो है अटैक करके वो भी हथिया लिया। उसके बाद मालवा पे उसने जालौर पे अटैक किया, डेट्स भी यहाँ पे मेंशन है, तो वो भी इसने अपने अंडर ले लिया। अब डेक्कन में देखिए अलाउद्दीन की जो आर्मी थी, ठीक है, अलाउद्दीन की जो आर्मी थी उसको लेड करता है मलिक कफूर। ये तो आपने देखा ही होगा उस मूवी में, जो डिफीट करता है रामचंद्र को, जो यादवा का रूलर था देवगिरी का। और प्रताप रुद्र देवा जो था काकातिया रूलर था रंगल का। और वीर बलाल जो था 3 वो हयसाला रूलर था द्वार समुद्रा का।
अब देखिए वीर पांड्या जो था वो पांड्या रूलर था मदुरई का। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या हैं इसके, अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। ये इशू करता है 4 ऑर्डिनेंस, बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस है ये। सबसे पहला ये कि कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट्स ऑफ फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब जो है ये ज़मीन बांट देता था कि हाँ ये आप ले लो आप ले लो, और बाद में उनसे वसूलता था, मतलब कर वसूलता था, टैक्स वसूलता था। सेकंड ऑर्डिनेंस इसका था कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पाई सिस्टम, मतलब जासूसों को इसने लगा दिया था। थर्ड ऑर्डिनेंस इसका था प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ वाइन, मतलब जो दारू है उस पर इसने बैन लगा दिया था। फोर्थ ऑर्डिनेंस ये था कि प्रोहिबिट नोबल्स फ्रॉम द हैविंग ए सोशल गैदरिंग एंड आल्सो फ्रॉम इंटरमैरिंग विदाउट हिज परमिशन, तो उसके परमिशन के बिना जो बड़े बड़े रईस थे वो शादी भी नहीं कर सकते थे और ना ही कोई गैदरिंग कर सकते थे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंसेस थे अलाउद्दीन खिलजी के। और इसने जो इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ दाग, मतलब हॉर्स ब्रांडिंग होती थी इसमें, इसने ये इंट्रोड्यूस किया था। एंड चेहरा, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, मतलब सोल्जर्स के लिए इसने चेहरा नाम दिया था। ही ऑर्डर दैट ऑल लैंड टू बी मेजर्ड, उसने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि सारी ज़मीन को जो है मेजर किया जाए, नाप लिया जाए और शेयर किया जाए, उसको बांटा जाए स्टेट, ताकि फिक्स हो जाए। पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर उसने बनाई जिसका नाम रखा मुस्तखराज, ठीक है। और इसने बनाया, किसके लिए बनाया था मुस्तखराज, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ताकि वो पैसा जो है इकट्ठा कर सके। पीजेंट्स हैड टू पे, पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था, पे करना पड़ता था, पे द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू, तो जितना उन्होंने मतलब प्रोड्यूस किया हुआ है ज़मीन से, उन्होंने निकाला हुआ है नहीं, अनाज बेच के अनाज लगा के, तो वो उनको पे करना पड़ता था लैंड रेवेन्यू के तौर पे। अब देखिए ही सो टू फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज़, उसने सब कुछ मतलब रेट पहले ही बना लिए थे, और उसने सेटअप की थी 3 मार्केटें दिल्ली में। फूड ग्रेन मार्केट थी, फिर कॉस्टली क्लॉथ के महंगे कपड़े, और देखो घोड़ों की मार्केट थी, गुलामों की मार्केट थी, फिर जो कैटल्स हैं, ठीक है, मवेशियों की मार्केट थी। और हर एक मार्केट जो है एक हाई ऑफिसर के अंडर जो है इसने रखी थी, जिसको शतीना कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद जो मेंटेन करते थे रजिस्टर, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स है, व्यापारी हैं उनके, और ये स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते थे शॉपकीपर्स को भी और प्राइसेस को भी, ये ऑफिसर्स। अब देखिए जो चेक है मार्केट का, वो 2 ऑफिसर्स और देखते थे, जिनको दीवान रियासत कहा जाता था या फिर शानाए मंडी भी कहा जाता था। अब गुड्स जो सेल के लिए जो सामान लाया जाता था, वो एक ओपन मार्केट में लाया जाता था, जिसका नाम था सराय अदल। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन इसने क्या क्या की थी। अलाय फोर्ट बनाया था इसने, ठीक है, जिसको अलाय दरवाज़ा भी कहा जाता है, जो एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। दूसरे नंबर पे इसने बनाया था 1000 पिलर, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, 1000 सेतुन जिसको भी कहा जाता है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है। और अब ये पैटर्न था, मतलब इसको बहुत पसंद थी आर्ट और लर्निंग के बारे में भी। तो अमीर खुसरो जो है द पोइट म्यूजिशियन वाज, इसका जो है अमीर खुसरो एक फेवरेट कोर्ट का पोइट और म्यूजिशियन था। और 1316 में क्या होता है, अलाउद्दीन के मौत के बाद मलिक कफूर जो था वो हजार दिनारी सील करता है थ्रोन को। देखो मलिक कफूर को ही कहा जाता था 1000 दिनारी, वो गद्दी को सील करता है, सीज करता है मतलब। और कफूर को मारा जाता है, जो भी वफादार थे रॉयल फैमिली के, जो शाही फैमिली के वफादार थे, वो कफूर को मारते हैं, क्योंकि उसने जो है, जो उसका एल्डेस्ट प्रिंस था मुबारक खान, उसको जो है जेल में डाला था और नॉमिनेट किया था अलाउद्दीन को, जो 6 साल का बच्चा था, ठीक है, उसको उसने बोला कि यही राजा है। अब देखिए मुबारक खान के बारे में आते हैं। 1316 से लेके 20 के जो इस टर्म में मुबारक खान का रूल आता है, जो कैप्चर करता है फिर से जो है राजगद्दी पे अपना हाथ रखता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलती है इसको, लेकिन ये रूल कुछ ही सालों के लिए करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ही सैंक इनटू डबोचरी, मतलब डबोचरी होता है वो अय्याशी में, मतलब दारू वारू पीता है, वाइन पीता है, उसके बाद जो है औरतों के चक्कर में, मतलब ये दिन भर उसी में रहता है। ही अवॉर्डेड हिज लवर, वो अपने जो लवर है जिससे वो प्यार करता है, मुबारक खान अथॉरिटी, वो अपने उसको अथॉरिटी देता है कि आर्मी भी तू देख ले, पैलेस के गार्ड्स को भी देख ले, ठीक है। तो जिसको क्या उसको फुल कंट्रोल मिल गया उसके अपने उसके लवर को। तो मुबारक खान को टाइटल किया जाता था खुसरो खान, ठीक है, जो सुल्तान ने उसको टाइटल दिया था, ठीक है। और खुसरो को किल करता है मुबारक खान और अज्यूम करता है टाइटल नसरुद्दीन का 1320 में। अब देखो जिसके पास फुल चार्ज होगा वो क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, उसने उसको मार दिया, बोलता है मैं नहीं संभालना तो तुझे मार के ही संभालूँ। फिर आता है खुसरो खान, जिसको मारता है गाजी मलिक,
जो गवर्नर होता है दीपालपुर का, और ऐसे ही एंड होता है खिलजी डायनेस्टी का। अब आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। उसके बाद देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो था वो पहला जो शासक था, ठीक है, किसका था, तुगलक डायनेस्टी का फर्स्ट सुल्तान था जिसने टाइटल लिया गाजी का, ठीक है। खुसरू खान जो था लास्ट था खिलजी डायनेस्टी का शासक, जो कौन किल करता है जिसको, गाजी मलिक किल करता है, और गाजी मलिक जो है अपने गद्दी पे कब्जा कर देता है और टाइटल लेता है गयासुद्दीन तुगलक का। और जो एक एक्सीडेंट में मारा जाता है, इसका जो बेटा था जोना, ठीक है, उगलू खान, वो जो है गद्दी पे आ जाता है फिर, और टाइटल वो भी लेता है मोहम्मद बिन तुगलक का। अब साथ में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है प्रिंस जोना, जिसको गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था प्रिंस जोना, वो क्या करता है, ये ऐसा शासक था दिल्ली सुल्तनत का, खाली एक ऐसा शासक जिसको कॉम्प्रहेंसिव लिटरेरी, जिसको पढ़ने का बहुत शौक था, रिलीजियस और फिलोसफिकल एजुकेशन के बारे में, और मिलिट्री ट्रेनिंग का बहुत शौक था। तो देखिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो फिगर रही है हिस्ट्री में, वो ये है कि वाइजेस्ट फूल, मतलब बहुत ही बेवकूफ़ इसको माना जाता था, क्योंकि इसने अपने 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट को सामने रखा था। अब उनके बारे में जानेंगे। इसने क्या किया, इंक्रीज इन लैंड रिवेन्यू, जो लैंड रिवेन्यू था उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। द दुआब, टैक्सेशन इन दुआब में इसने डाल दिया, टैक्स ज़्यादा कर दिया। क्रिएटेड न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसने नया एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट बनाया जिसको दीवान खोई भी कहते थे, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि डायरेक्ट लैंड को मतलब कल्टीवेशन में लाया जाए, उसके बाद डायरेक्ट हेल्प की जाए पीजेंट्स की। और दूसरा इसका जो एम्बिशन था वो था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। इसने दिल्ली से देवगिरी जो है कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी, और उसको नाम दे दिया देवगिरी को दौलताबाद। और जो फेमस मोरक्कन ट्रेवलर है इब्ने बतूता, वो दिल्ली आते हैं उस टाइम 1334 में। अब देखिए इंट्रोड्यूस करता है टोकन करेंसी 1329 में। और मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने डिसाइड किया कि यह ब्रॉन्ज कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करेगा जिसका सेम वैल्यू होगी जो सिल्वर कॉइन की वैल्यू है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसने इसको खारिज किया बाद में। अब देखिए इसने चौथा जो इसका एम्बिशन था, इसने प्रपोज किया खुरासैन एक्सपीडिशन, मतलब खुरासैन पे इसने जो है अटैक के लिए बोल दिया। तो सुल्तान का जो विजन था वो यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट था, कि पूरा जो इलाका है, जो पूरा एरिया है उस पर मैं कब्जा कर लूँ। और इसने डिसाइड किया कि ये जो कन्क्यूर करेगा खुरासान को और इराक को भी ये अपने कब्जे में ले लेगा, ठीक है। तो इनकरेज इसको किया था जो रईस थे खुरसैनी, ठीक है, खुरसैनी के जो रईस थे उनने इनको बोला था कि हाँ आप कर सकते हो, आप आ जाओ अटैक कर लो, लेकिन प्रोजेक्ट ये भी जो है इसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद देखिए कराचील एक्सपीडिशन, ये इसने लॉन्च किया था कुमाऊं हिल्स उत्तराखंड से, ठीक है, हिमालय से, तो ताकि ये काउंटर कर सके चाइनीज़ जो घुसपैठ थे उनको काउंटर कर सके। और इसके 5 प्रोजेक्ट्स जो थे ये मतलब रिवॉल्ट्स होने लगे, ठीक है, वहाँ पे रिवॉल्ट्स होने लगे। और लास्ट के 30 दिन तो जो इसकी ज़िंदगी थे 36 रिवॉल्ट इसने 25 साल में हुए हैं, ठीक है, खिलाफत जो इसकी हुई है। अब 1335 में देखिए मदुरई में बनता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जलालुद्दीन हसन जो है शाह उसको जो राजा था, फिर फाउंडेशन करता है 1336 में, विजयनगर की फाउंडेशन होती है। और फाउंडेशन के जो राजा होते हैं वो होते हैं हरियार एंड बुका। और वारंगल भी इंडिपेंडेंट बनता है कन्हैया के अंडर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे 1341 से लेके 47 के बीच में रिवॉल्ट ऑफ सदा अमीर्स जो है अपना खिलाफत करने लगते हैं, और वो फाउंडेशन करते हैं बहमनी एम्पायर की, ठीक है, बहमनी का फाउंडेशन करते हैं। और देखिए हसन गंगू जो है यहाँ के राजा बन जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये कज़न थे मोहम्मद बिन तुगलक के, और इनको नेक्स्ट सुल्तान जो है रईसू की तरह ओर से बनाया जाता है। और इनका जो राइन था, इनका जो राज्य था वो था रिटर्न ऑफ साहिरा शरिया लाज। तो देखिए अब यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक है ये शरिया लाज चाहते थे वापस लाना, ठीक है। तो उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने कोशिश की ताकि वो खुश कर सके हर किसी को। उन्होंने कैंसिल किए जो लॉज थे पीजेंट्स के पास, और उन्होंने कोई भी ऐसा मतलब हार्श पुनिशमेंट नहीं दी, कोई भी ऐसी पुनिशमेंट नहीं दी। और बैन किया इनह्यूमन प्रैक्टिसेस को, जैसे कि हाथ काटना, नाक काटना, टांग काटना, ये सब इन्होंने बोला कि ये इनह्यूमन प्रैक्टिसेस है, इन्होंने ये जो है रिजेक्ट कर दी। उसके बाद एग्रीकल्चर को डेवलप किया, कंस्ट्रक्शन इन्होंने 4 जो है कंस्ट्रक्शन किए कैनल्स के इरिगेशन के लिए, ठीक है। और बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल जो है मेडिवल इंडिया में इन्होंने बनाया। उसके बाद कैनल जो फंड किए थे इरिगेशन टैक्स ने हक साराब जिसको कहा जाता है, और अबाउट 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये कैनल्स पे ही लगा देते थे, ठीक है। और इससे जो है
इक्तादारी सिस्टम को लागू किया, ठीक है। लैंड को डिवाइड किया या फिर बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ टेरिटरीज, मतलब बिटवीन नोबल्टी एंड सुल्तान। तो जो छोटे छोटे सुल्तान थे और उसके बाद जो रईस थे उनके बीच में जो है ज़मीन बांटी गई, सोल्जर्स को भी लैंड दिया गया, असाइनमेंट्स दिए गए, कैश पेमेंट्स मिलने लगी। अब टैक्सेस इन्होंने देखो कौन कौन से लगाए थे। खराज का टैक्स लगाया था जो कि लैंड टैक्स होता है, 1/10 जो है प्रोड्यूस होगी लैंड की आपको वो देना पड़ेगा। जजिया लगाया था, नॉन मुस्लिम्स के लिए इन्होंने जजिया लगाया था। ज़कात जो है कितनी देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी टैक्स पे, 2.5% देनी पड़ेगी खाली मुस्लिम्स को ही ज़कात। ज़कात देखिए आज भी प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है। खुब्स देखिए 1/5 जो है बूटी, जो भी खुब्स उन्होंने एक टैक्स लगाया था जिसका नाम रखा खुब्स। वो कौन सा था, जितना भी वार जंग में आप जितना भी लूटोगे उसका एक हिस्सा आपको 5 हिस्से करने हैं, 5 में से एक हिस्सा आपने देना ही है। और इसने ये स्टेप लिए थे कि हिंदू रिलीजन के टेक्स्ट को, संस्कृत बुक्स को जो है ट्रांसफ़र किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए पर्शियन में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है इसका, कि इसने नए टाउन्स बनाए थे, हिसार, फतेहाबाद, फिरोज़ाबाद और जौनपुर, ठीक है। और इसने किसके मेमोरी में, किसकी याद में बनाए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इसने नेक्स्ट किया था, रिपेयर किया था कुतुब मीनार को, कंस्ट्रक्ट किया था फिफ्थ और लास्ट स्टोरी को भी, ठीक है। और इसने अपनी नई कैपिटल बनाई और 2 अशोका पिलर इसने लाए थे, एक लाए थे तपोरा अम्बाला से और दूसरा पिलर लाया था मैरूर से। और देखो इसने क्या किया है, उसको जो है गुलामों का बहुत शौक था। इसके पास कोई 1,80,000 गुलाम थे, सोचो। और इस डिपार्टमेंट को कहा जाता था दीवान बंदागा, ठीक है। और एक किताब भी लिखी गई थी इसने जिसका नाम था फतुह फिरोज शाही, ठीक है। अब देखो गेट नोटरिटी फॉर टेम्पल ब्रेकिंग, लेकिन इसको बदनाम हुआ, ये कैसे बदनाम हुआ, इसने एक मंदिर को तोड़ा, जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा इसने अपने ही राज्य के शासन में। और इसने अटैक किया नागरकोट में भी, कांगड़ा रीजन में, हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ पे भी इसने कुछ कलेक्ट किए संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। संस्कृत की जो ग्रंथ थे वो उसने उठाए और ज्वालामुखी टेम्पल से गॉट सम ऑफ देम ट्रांसलेटेड, और कुछ उनमें से उसने ट्रांसलेट किए जिसको कहते हैं दायलत फिरोज शाही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सुल्तान ने इस्टेब्लिश किया हॉस्पिटल जिसका नाम रखा दारुल शिफा, ठीक है। तो दीवान खैरियत को भी इसने क्या किया, प्रोविजंस बनाए लड़कियों और गरीब लड़कियों की शादी के लिए। इसने इंट्रोड्यूस किए 2 नए कॉइन जिसको आधा और जिट्टल, जिट्टल क्या होता था, 50% ऑफ जिट्टल जो होते थे उसने ये जो है आधा एक कोइन जो है इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद बिग एक कोइन इसने इंट्रोड्यूस किया था जो 25% ही होगा जिट्टल के, ठीक है। और इसका जो सिल्वर कोइन था उसको कहते थे शासगानी, ठीक है, शासगानी। और इसकी मौत हुई थी 1388 में। लेटर तुगलक्स में आते हैं, तुगलक डायनेस्टी ने ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए फिरोज शाह के बाद, लेकिन मालवा, गुजरात, शिरकी, जौनपुर किंगडम्स जो है टूट गए इस सल्तनत से। अब उसके बाद क्या होता है, फिरोज शाह जो है को सक्सीड जो करता है उसका ग्रैंडसन, उसका पोता सक्सीड करता है जो टाइटल लेता है गयासुद्दीन तुगलक शाह टू। अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह क्या क्या करता है। तो ये रिप्लेस करता है अबू बकर शाह को, ठीक है, 1389 में, जिसको रिप्लेस करता है फिर मोहम्मद शाह 3, ठीक है। तो ये सन था अलाउद्दीन का, सिकंदर शाह का, ठीक है, जो फिर राजगद्दी पे फिर से कब्जा करता है 1934 में, लेकिन ये बीमारी के कारण मर जाता है 1934 में। अब देखिए वैकेंट थ्रोन, अब जो है गद्दी जो है खाली है, नाउ फेल टू नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब गद्दी पे कौन आ जाता है, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक आ जाता है। और इसी के राज्य शासन में क्या है, तैमूर इन्वेड करता है इंडिया को। तैमूर का अब अटैक हो जाता है। तैमूर देखो तुर्किश चीफ था मंगोलिया का, ठीक है, और जो डिसेंडेंट था चंगेज़ खान का ही था डिसेंडेंट। और देखिए तैमूर रिटर्न करता है सेंट्रल एशिया में और अपना एक नोमिनी रखता है कि भाई साहब तो आप इधर देखो इस गद्दी को, आप इस दिल्ली को देख लो, मैं जाता हूँ यहाँ से। सेंट्रल एशिया की तरफ उसने अपना रुख किया। और किजर खान जिसका नाम था, जिसको पंजाब में रूल के लिए छोड़ा था, लेकिन 1404 में क्या हो गया, वो मर गया। और कहाँ मर गया तैमूर, रास्ते में रही, ठीक है, जब वो जा रहा था कि चाइना को अब वो अटैक करेगा और वो कब्जा कर लेगा। अब देखिए सैयद डायनेस्टी के बारे में, जो लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की वो है सैयद डायनेस्टी। तो किजर खान इसका पहला जो रूलर था, तिमूर का नोमिनी था, ठीक है, जिसने दिल्ली को कैप्चर किया, प्रोक्लेम किया अपने आप को नया सुल्तान। और ये पहला
जो फर्स्ट सैयद डायनेस्टी थी जिसने रूल किया दिल्ली को और अपने सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स को, और लेकिन इसकी पोजीशन बहुत वीक थी। उसके बाद आता है मुबारक शाह, ठीक है। तो इसका जो सक्सेसफुल एक्सपीडिशन है, जो सक्सेसफुल अटैक्स इसने किए हैं, वो बेवातीस पे, फिर कते हारिस पे और गंगटिक दुआब एरिया में, और इसको भी अपने ही कोर्ट के कुछ रईसों ने बनवा दिया। नेक्स्ट आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या करता है, नोबल्स डिमांड रखते हैं मोहम्मद शाह को कि अब ये ही गद्दी पे बैठना चाहिए। उसके बाद ये ज़्यादा तो नहीं टिक पाया कोर्ट में, क्योंकि जो बड़े बड़े रईस थे उनकी ही चलती थी, तो इसने अथराइज टू रूल ओनली अराउंड। अब देखो इसको क्या बोल दिया रईसों ने कि आप जो है 30 माइल्स के अराउंड ही रूल करते सकते हो, बाकी जो है हम ही रूल करेंगे। उसके बाद आता है आराम शाह, ये लास्ट सैयद किंग था, ठीक है। उसके बाद बहलोल लोधी जो है आ जाता है और रिटायर हो जाता है उसके फेवर में कि आप बहलोल लोधी जी आप आओ, आप रूल करो, मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। तो देखो सर हिंदी जो है वो एक प्रमुख राइटर थे जो लिखते हैं तर्किश ए मुबारक शाही हिस्ट्री, जो मोहम्मद ऑफ गजानी से लेके मुबारक शाह तक। अब देखते हैं जो लास्ट डायनेस्टी थी वो थी लोधी डायनेस्टी। अब यहाँ पे देखिए वो अफगान थे, लोधी कौन थे, अफगान से रेस थे, लेकिन उनको पहला अफगानी डायनेस्टी भी कहा जाता है। अब बहलूल लोधी देखिए फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का, जो कॉन्क्वेस्टेड जौनपुर, जो जौनपुर को अपने हिस्से में ले लेता है, और जिसको कहा जाता है सिराज ऑफ द ईस्ट, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग दिल्ली सुल्तानेत का पूछा जाए तो आपने बोला है बहलोल लोधी, जो इशू करता है कोइंस। कौन कौन से कोइन इशू करता है, सिल्वर के, जो 1/4 ऑफ टाका होते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं अब अकबर के रूल तक, ठीक है। अब सिकंदर लोधी आ जाता है, जो बहलूल लोधी का कौन था, बेटा था, ठीक है। जो किसको कंक्यूर करता है, बिहार को अपने हिस्से में ले लेता है, वेस्ट बंगाल को भी जो है अटैक करता है, कब्जे में ले लेता है, और ये शिफ्ट करता है दिल्ली से आगरा कैपिटल, जो कैपिटल फाउंड की थी सिकंदर लोधी ने, ठीक है। सिकंदर लोधी ही फाउंडर था किसका, आगरा का, ठीक है। अब अगले देखिए, ही ब्रोक हिज स्कैड इमेजेस ऑफ ज्वालामुखी जब, तो अब क्या करता है, वो जो उसको डरावनी इमेजेस लगती थी, तस्वीरें लगती थी ज्वालामुखी टेम्पल की, वो तोड़ देता है नागरकोट में, और ऑर्डर देता है कि मथुरा के जो टेम्पल्स हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाए, डिस्ट्रॉय कर दिए जाए, तबाह किए जाए। अब देखिए डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर की थी इंट्रोड्यूस की थी, उसको कहते थे गज ए सिकंदरी, ठीक है। जो 32 डिजिट का मेजरिंग जो कल्टीवेटेड फील्ड्स थी, ठीक है। और ये एक पोइट था जो कंपोज करता था पोइम्स पर्शियन में, ठीक है। और उसके पेन का नाम था गुलरुखी, और इसने इंट्रोड्यूस किया था ऑडिटिंग अकाउंट्स का भी देखो इसने अपने गवर्नमेंट ऑफिस में जो है स्टार्ट किया था। और ये ज़कात जो है ग्रेन्स पे इसने ख़त्म कर दिया था, गेहूं पे अनाज पे जो ज़कात है वो इसने ख़त्म किया था। और इसने ये चेक करने की कोशिश की कि जो कस्टम है इस्लाम में जो रवाज है, रीति रिवाज है, ठीक है, जो कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं बुरे इस्लाम में, तो उसके बारे में भी इसने चेक करने की कोशिश की। और उसके बाद देखिए इसने मुस्लिम वुमेंस को शराइन में आने से और सेड्स को प्रोहिबिट कर दिया कि वुमेन जो है श्राइन्स में नहीं जाएंगी, और जो ये साधु संत हैं वो भी श्राइन्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो फेस्टिवल होता है ताइजास का मुहर्रम पे, और इसने ट्रांसलेट की थी जो बुक आयुर्वेदा की अरबिक लैंग्वेज में, उसको कहते हैं फरंग सिकंदरी, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो टॉम्ब ऑफ सिकंदर है ये इब्राहिम लोधी ने बनाया था लोधी गार्डन दिल्ली में, और ये पहली एग्जांपल है डबल डोम की, उससे पहले डबल डोम नहीं देखा गया। और ये बनाता है मौत की मस्जिद और रिपेयर करता है कुतुब मीनार को। और उसके बाद जो आता है वो आता है इब्राहिम लोधी, जो है लास्ट किंग है लोधी डायनेस्टी का, और लास्ट सुल्तान है दिल्ली का। अब देखिए इब्राहिम लोधी किसका बेटा था, सिकंदर लोधी का बेटा था। दौलत खान लोधी जो है गवर्नर ऑफ पंजाब था, जो इनवाइट करता है कि बाबर साहब आप आइए और इब्राहिम लोधी को गद्दी से फेंक दीजिए। अब देखो इब्राहिम लोधी जो है मारा जाता है बाबर के साथ जंग में, पहले जो बैटल होती है पानीपत की पहली जंग में 1526 में होती है, डेट याद रखना। तो यहाँ पे इब्राहिम लोधी मारा जाता है, और ये ओनली सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जो किसी बैटलफील्ड जंग मैदान में जो मारा जाता है। तो इसी तरीके से एंड होता है दिल्ली सल्तनत का। तो यहाँ पे पूरा हमने कवर किया है दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग से एंड तक। अभी फ़िलहाल इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।